मैं चाहती हूँ आप एक बार बताइए कि जब कोई एस्टेट प्लानिंग करने की, अगर कोई प्लान कर रहा है, सक्सेशन प्लानिंग करना है उन्हें, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में उनको जानना चाहिए, मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास होने चाहिए, और क्या क्या तरीके होते हैं सक्सेशन प्लानिंग के? प्रियंका जी, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ये कहते हुए बताते हुए कि एस्टेट प्लानिंग करनी कैसी चीज। ठीक? तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाएं आपके पास क्या क्या है। और हमने कई शोज में बताया है कि आपके पास जो है वो आपके फाइनेंशियल और रियल एसेट या रियल एस्टेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आप उसकी कंप्लीट लिस्ट बनाएं। राइट, फिर लिखें कि ये किसके नाम पर है, इसका टाइटल क्या है, क्या ये मैं सिंगली ओन करता हूँ, जॉइंटली ओन करता हूँ, या ये परिवार एचयूएफ के नाम है या ट्रस्ट के नाम है, किसके नाम है। फिर बताएं कि मैं अपने बाद ये किसको देना चाहता हूँ, और जिसको मैं देना चाहता हूँ अगर उसको कुछ हो गया तो क्या किस पे जाना चाहिए। इतनी चीजें जब आपने लिख ली, इसके बाद आप डिसाइड करें मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो मेरे बाद हो। अब उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आप पे अवेलेबल हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप जीते जी कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप डायरेक्शन देके जा सकते हैं, जो आपकी मृत्युपरांत वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। जैसे जीते जी आप फैमिली एग्रीमेंट बना सकते हैं, प्रॉपर्टी को एचयूएफ में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बना सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप आफ्टर डेथ कुछ करना चाहते हैं तो आप विल बना सकते हैं कि मेरी डेथ के बाद ही हो। अब एस्टेट प्लानिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट जो सबसे कॉमन है, जो हम सब जानते हैं, वो है विल, वसीयत। तो हर व्यक्ति को अपनी वसीयत जरूर बनानी चाहिए। और वसीयत बनाने का बेस्ट टाइम है जब वो मेजर हो जाए, वयस्क हो जाए, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र हो, और उसने अपना पहला एसेट एक्वायर कर लिया। उस टाइम उसको अपनी वसीयत बना देनी चाहिए। वसीयत ऐसी बनानी चाहिए जो फ्यूचर एसेट्स को भी इंक्लूड करे, कि मेरे आने वाले एसेट्स भी इसी तरीके से बांटे जाएं अगर मुझे कुछ हो जाए। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आप सबको बनाना चाहिए अगर आपके माइनर बच्चे हैं तो वो है लेटर ऑफ गार्डियनशिप। ये एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि अगर हम दोनों पेरेंट्स, हस्बैंड और वाइफ, मदर और फादर, इन बच्चों के अगर हम दोनों की डेथ हो जाती है तो हमारे बच्चे का अभिभावक गार्डियन कौन बनेगा। गार्डियन पैसों का भी बन सकता है और उनकी कस्टडी का भी बन सकता है। आप दोनों तरह के गार्डियन अपॉइंट कर सकते हो। इंडियन लॉ आपको पावर देता है कि आप टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट करें अपने बच्चों का, और इस डॉक्यूमेंट जिसमें आप ये करते हैं उसको कहते हैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप। तीसरा डॉक्यूमेंट जो हम सबके पास होना चाहिए वो है स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी है जो आपकी फाइनेंशियल इनकैपेसिटेशन, मतलब जब आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में अक्षम हो जाते हैं, उस समय कोई आपके शूज में स्टेप इन कर कर जो जो आपने उसको अलाउ किया होता है वो कार्य आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकता है। तो इसको कहते हैं स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये इनकैपेसिटेशन प्लानिंग है कि अगर मैं कोमा में चला जाऊं, पैरालिटिक हो जाऊं, मेंटली अनसाउंड हो जाऊं, तो ऐसी स्थिति में कौन मेरे बैंक अकाउंट्स इत्यादि को ऑपरेट कर पाएगा। चौथा डॉक्यूमेंट जो आप सबके पास होना चाहिए वो है लिविंग विल। ये एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस का एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है किन परिस्थितियों में आपसे लाइफ सपोर्ट विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये चार डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं, हर एक इंडियन पे होने चाहिए। एक और डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं एसेट इंफॉर्मेशन शीट या डेथ डोजियर। इसमें वो इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, कि मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स कहाँ रखे हुए हैं, मैं क्या क्या ओन करता हूँ, राइट, मेरे एजेंट्स कौन कौन है, राइट, मेरी डेथ के बाद आपको क्या 5 चीजें करनी है। तो वो एक तरीके का इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है जो हमने प्रोफेशनली क्रिएट कराते हैं, और इसको हम कहते हैं डेथ डोजियर या एसेट इंफॉर्मेशन शीट। ये डॉक्यूमेंट्स तो साधारणतः सबके पास होने चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बहुत सारे लोगों की जरूरत है, अलग अलग रीजंस की वजह से। प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के बारे में जरूर जानना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि मुझे प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट की क्या जरूरत है या नहीं। राइट, वो जरूर जाने और उसके बाद डिसाइड करें खाली विल से काम चलेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, या विल और प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए आपकी स्टेट प्लानिंग को कंप्लीटली प्रॉपरली करने के लिए। तो अगर आपने इतना काम कर लिया तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि आपने पहला स्टेप एस्टेट प्लानिंग के लिए ले लिया। दूसरी ओके। बात यह है कि एस्टेट प्लानिंग इज ऑलवेज अ डायनेमिक थिंग। ये ऐसी चीज नहीं है कि मैंने आज कर दी और भूल गया।
ये हमेशा आपको इसको रिव्यू रिवाइज चेक करना चाहिए, क्या मेरी परिस्थिति सेम है, क्या मेरे एसेट सेम है, क्या मेरी रिलेशनशिप सेम है। अगर उसमें कोई बदलाव है तो वो बदलाव उन डॉक्यूमेंट्स में दिखना चाहिए। ओके, सो 5 जो बहुत बेहद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात की सर ने, वो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले वसीयत, दूसरा अगर माइनर बच्चे हैं तो लेटर ऑफ गार्जियनशिप, तीसरा स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, चौथा लिविंग विल, और पांचवा उन्होंने बताया कि भाई एसेट इंफॉर्मेशन शीट। एचयूएफ पर हमारा शो काफ़ी देखा गया, अभी तक मैक्सिमम व्यूज़ एचयूएफ वाले शो में ही मिले हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक बार एचयूएफ पे थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि कई सवाल थे जो पूछ रहे थे कि एचयूएफ में कर्ता जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है और कर्ता के अधिकार क्या होते हैं। तो मैं चाहूंगी इसको थोड़ा सा आप जिस तरह से हमें सिखाते हैं ना, थोड़ा सा इसके बारे में और हमें एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि कर्ता की क्या भूमिका है, अधिकार क्या होते हैं कर्ता के। तो कर्ता एक्चुअल में को पार्टनर पहली बार, और एल्डेस्ट को पार्टनर कर्ता बनता है। कर्ता के राइट है एज मैनेजर, वो ओनर नहीं है एचयूएफ का। ओनर कौन है? सारे को पार्टनर्स और मेंबर्स। को पार्टनर कौन है? जो इस फैमिली से ब्लड से जुड़े हुए हैं, जो इस परिवार से खून का रिश्ता है, आपके बच्चे, वो इसके को पार्टनर है। आपके पेरेंट्स आपके एचयूएफ में मेंबर्स या को पार्टनर नहीं हो सकते, राइट। तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे की तरफ ही जाता है, या साइडवेज हो सकता है कुछ केसेस में, राइट। अब एल्डेस्ट को पार्टनर कर्ता बन जाता है, और जो शादी होके लोग आते हैं वो मेंबर बनते हैं। को पार्टनर में जो एल्डेस्ट जो को पार्टनर करता है वो एक मैनेजर की भूमिका निभाता है, और एज मैनेजर उस पर राइट होते हैं कि परिवार की भलाई के लिए इस पैसे को, इस संपत्ति को यूज करे। वो परिवार की भलाई कितनी करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, उस पर उसको कोई और दखल नहीं दे सकता, राइट। तो वो हो सकता है वो इस एचयूएफ से बच्चों की एजुकेशन की कॉस्ट दे, फैमिली की इंश्योरेंस खरीदे, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस खरीदे, शादी पे पैसे खर्च करे बेटा या बेटी के, तो ये सारे उसके अधिकार है। ठीक? अगर वो किसी थर्ड पार्टी पे पैसे खर्च करता है इस एचयूएफ में, जो इस एचयूएफ के पार्ट नहीं है, तो को पार्टनर या मेंबर्स उसको कोर्ट में ले जाके कह सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप इसे बंद करिए या ये पैसा वापस करिए। तो आप पे राइट्स हैं, पर कंडीशन अटैच्ड है, कंडीशंस अटैच्ड उस राइट के साथ, ओके, आपने एक राइट। बात कही कि शादी से जो है वो एचयूएफ में जो जुड़ता है वो मेंबर, यानी कि जो बहुएं होंगी वो इस एचयूएफ की मेंबर होंगी, और क्या यही रूल पत्नी। सन इन लॉ यानी दामाद पर भी होगा कि जो अगर अपने वाइफ के घर से की तरफ से जो एचयूएफ है वो उसमें मेंबर बन सकते हैं या होते हैं मेंबर्स? तो ये एक ग्रे एरिया है लॉ में। कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा, क्योंकि 2005 के अमेंडमेंट में कहा कि मैरिड डॉटर्स के वही राइट होंगे जो मैरिड सन के। अब मैरिड सन के स्पाउस को तो आपने मेंबर बना लिया, उसमें तो कोई किसी को कोई संशय ही नहीं है। तो क्या मैरिड डॉटर का स्पाउस भी अपने आप मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा? तो कुछ हाई कोर्ट के फैसलों में कहा कि बनेगा, कुछ हाई कोर्ट के फैसलों में कहा नहीं। ग्रे एरिया है, पर मोस्ट प्रोबेबली वो मेंबर बनेगा, क्योंकि उन्होंने कानून में कोई एक्सेप्शन नहीं दिया कि नहीं बनेगा, राइट। तो मेरे हिसाब से हाँ वो मेंबर होता है। ओके, दीपेश सर मुझे ये भी बताइए, हमने इसे डिटेल में भी डिस्कस किया है कि अगर कोई इंटर रिलीजन मैरिज कर लेता है घर का बेटा, तो उनकी पत्नी मान लीजिए वो क्रिश्चियन है या फिर वो इस्लाम को फॉलो करती हैं, तब क्या होता है? वो बेटे ने क्योंकि अब दूसरे रिलीजन में शादी कर ली और वो एचयूएफ का अभी तक तो वहाँ पर सदस्य है एचयूएफ का, अब क्या होगा जब इंटर रिलीजन शादी कर लिए? तो हिंदू लॉ बड़ा क्लियर है। अगर आप एक नॉन हिंदू से शादी करते हैं तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका राइट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आपको हिंदू नहीं मानते एज एनी फर्दर, राइट। तो आपका अधिकार, जैसे ही आपने नॉन हिंदू से शादी करी, आपका अधिकार समाप्त हो जाता है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब आप एचयूएफ का हिस्सा नहीं रहे क्योंकि आप हिंदू नहीं रहे, राइट। तो इस बारे में संशय नहीं है, क्योंकि इस पे कई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं।
मुझे लग रहा था कि ये सवाल अधूरा तो नहीं है, पर डॉक्टर दीपक आप ही के सामने रखते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं एचयूएफ बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेहनत नहीं करने वाले मेंबर को भी बैठे बैठाए फ्री में हिस्सा मिल जाता है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें जब चाहें तब किसी को भी एचयूएफ से बाहर किया जा सके? ये सवाल पूरा है डॉक्टर दीपक? पूरा सवाल है मैम, और ये बहुत सारे लोगों की सोच भी है। राइट। अब एचयूएफ, पहली बात तो आप बनाने की सोच रहे हैं, ये बात ही गलत है। एचयूएफ तो आपकी उसी दिन बन गई थी जिस दिन आपकी शादी हुई थी। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उसको लीगलाइज करना चाह रहे हैं। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा, इस एचयूएफ जैसे ही आप इसे क्रिएट करते हैं, जैसे इसको लीगलाइज करते हैं, तो इसमें कौन कौन लोग अपने आप शामिल हो जाएंगे जिसपे आपका कोई अधिकार नहीं है कि इसको शामिल करना है, इसको शामिल नहीं करना। वो है आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, और बच्चों की वाइफ ऑल्सो। तो ये सारे लोग इस एचयूएफ का ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाएंगे जैसे ही आप इस एचयूएफ को फॉर्मलाइज करेंगे। अब आपका सवाल ये है कि क्या मैं अपनी इच्छा से लोगों को इसमें ऐड और डिलीट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते सर। ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो आपके फैमिली में आए हैं, तो इस हैसियत से वो इसका पार्ट बन जाते हैं। राइट। तो ना तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं किसी को, ना डिलीट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये करना चाहते हैं तो मेरे पे एक तरीका है जिससे आप ये कर सकते हैं। आप इस एचयूएफ का कंप्लीट पार्टीशन करें। तो उसके लिए एक पार्टीशन डीड बनती है, उससे आप कंप्लीट पार्टीशन करें। पार्टीशन इक्वल की जगह अनइक्वल हो सकता है अगर बाकी मेंबर्स तैयार हो जाएं, बाकी लोग तैयार हो जाएं। तो अनइक्वल पार्टीशन भी अलाउड है, पर प्रोवाइडेड अदर लोग लोग तैयार हो जाएं। तो आप पहले इसका कंप्लीट पार्टीशन करें। फिर एचयूएफ में एक ऑप्शन होता है रीयूनियन का, कि हम फिर वापस में मिल रहे हैं। तो रीयूनियन में जिन जिन सदस्यों को आपको इसे हटाना है उसमें शामिल मत करिए, दोबारा एचयूएफ बनाए। अब ये उन लोगों के बिना बन जाएगी। राइट। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई इसमें फ्री में आपसे पैसा ले जाएगा। एचयूएफ में कोई फ्री में नहीं ले जाएगा, वो आपके परिवार का हिस्सा है इसलिए ले जाएगा। ओके, सो मानस जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ना वो शो जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे क्लियरली याद है डॉक्टर दीपक ने ये भी समझाया था, जो आपने शब्द यूज़ किया ना कि क्या मैं बना सकता हूँ, तो आप बनाते नहीं है, वो ऑलरेडी एक फैमिली का एक यूनिट है जो तैयार रहता है या फिर वो बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो उस शो को ज़रूर देखिएगा। मानस जी, कुछ और क्वेश्चन होंगे तो भेजिएगा ज़रूर। AR ओसवाल जी का क्वेश्चन ये है कि एस्टेट प्लानिंग के तहत जब हम एचयूएफ बनाते हैं तो उसके कर्ता की मौत के बाद क्या पैन को अपडेट कराना होगा, और अगर हाँ है आपका जवाब तो उसका प्रोसेस भी बता दीजिए। नहीं, पैन को अपडेट नहीं कराना पड़ेगा। पैन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। एल्डेस्ट को पार्टनर अपने आप कर्ता बन जाएगा। हाँ, बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जहां पे आपने ये बैंक अकाउंट वगैरह चला रहे हैं कि अब कर्ता की, इस कर्ता की डेथ हो गई है, एल्डेस्ट को पार्टनर ये है, तो आज से एज कर्ता इस व्यक्ति के सिग्नेचर चलेंगे। वो आपको करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में आपको कोई बताने की जरूरत नहीं। कोई औपचारिकता ऐसी नहीं है कि इनकम टैक्स में आपको बताना पड़ेगी इस समय कर्ता कौन। चलिए, अगला सवाल भी एचयूएफ पर ही है, दिनेश जी का है। और दिनेश जी पूछ रहे हैं कि इनका एक एचयूएफ है और पति पत्नी जो है वो दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और इनके पास ये दोनों ये ओन करते हैं एक एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि भूमि है। तो क्या ये एग्रीकल्चरल लैंड से होने वाली आय को एचयूएफ में शामिल कर सकते हैं? उसके लिए एग्रीकल्चरल लैंड को एचयूएफ में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी उससे आई हुई आय एचयूएफ की मानी जाएगी। पर मुझे बात समझ में नहीं आ रही। एग्रीकल्चरल इनकम तो वैसे ही टैक्स फ्री होती है, तो इनको टैक्स की तो कोई बचत नहीं होने वाली। वो तो जो इनके इनके नाम आ रही है तो भी टैक्स फ्री है, एचयूएफ के पास आएगी तो भी टैक्स फ्री। राइट। तो आप करना क्यों चाहते हैं वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर हाँ, आप कर सकते हैं, आप ट्रांसफर जरूर करें। ओके, तो फिर इस कदम को उठाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम जो है। अगर टैक्स पर्पस है, अगर टैक्स पर्पस है। ठीक है, ओके। सो ओसवाल जी, दीपक सर ने बता दिया है, अगर टैक्स का पर्पस है तो कोई आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप कर सकते हैं, ये कदम आप उठा सकते हैं, वो एचयूएफ की इनकम के तौर पर आप दिखा सकते हैं। अगला सवाल सतीश कुमार जी का है, सतीश कुमार तिवारी जी का सवाल है। उन्होंने पूछा कि अगर मैं एचयूएफ को इंटरेस्ट फ्री यानी ब्याज मुक्त लोन देना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे? वैसे तो किसी डॉक्यूमेंट की कोई औपचारिकता नहीं है, पर अच्छा होगा आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करें जिसमें लिखें कि मैं इतना इतना लोन एचयूएफ को दे रहा हूँ और इस पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसको आप जीरो लिख सकते हैं।
राइट। तो एक डॉक्यूमेंट आप बनाएं, वो कर्ता के नाम पे बनाएं, मोस्ट ऑफली कर्ता भी आप ही होंगे, तो अपने एचयूएफ के फेवर में एक डॉक्यूमेंट इशू करें, उस पर साइन करें, दोनों तरह से एक एक कर्ता की तरह साइन करें, एक अपने पर्सनल नाम पे साइन करें, ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये खाली फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कल को इनकम टैक्स ने पूछा कि क्यों ये 0% पे दिया, वो मेरा अधिकार है कि मैं अपना पैसा किसी को 0% पे दूं या 5% पे दूं या 20% पे दूं, वो मेरा अधिकार है।